इसलिए इसको कि कहीं भी लगा दो आप, उसको कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। और गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा फ्रूट आता है। देखो नींबू गर्मी में इसका 1200-1500 अभी बिक रहा है। और ये जो रेट बताई आपने, ये 20 किलो की रेट है? 20 किलो के रेट है। ये वेराइटी है वो थोड़ी जंगली टाइप वेराइटी है। अच्छा। इसको नहीं फंगस आता है, डाईबैक नहीं आता है। अगर वो नींबू जो कागदी है उसका भाव डबल भी होता है ना, तो भी ये प्रॉफिट वाला है। 18-20 नींबू लेंगे ना तो 1 किलो हो जाएगा। 4 आ गया और 4 आएगा, 4.5 आ गया। ठीक है, 4.5 टन तो अभी तो आपका प्रोडक्शन आ चुका है। आ गया। और 4 टन आपका प्रोडक्शन हो रहा है और आएगा, यानी कि 8 टन लगभग इस बार आपको प्रोडक्शन मिलेगा। किसान भाइयों, हमारे जो भी किसान भाई नींबू की खेती करते हैं, अक्सर उनकी ये शिकायत होती है कि हमें नींबू की एक अच्छी रेट नहीं मिलती है। इसके लिए आज हम किसान भाइयों के लिए नींबू की एक ऐसी वैरायटी लेकर आए हैं जिसकी अगर आप फार्मिंग करते हैं तो इसका उत्पादन आपको गर्मियों में यानी कि मार्च स्टार्टिंग से लेकर जून महीने तक मिलता है, जिससे कि किसान भाइयों को इसकी रेट 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस वैरायटी की फार्मिंग के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम पटेल भावित नरेश भाई, गांव मानपुर, तहसील करजन, जिला बड़ौदा, गुजरात राज्य। ठीक है। तो अभी जैसे हम बात करें आपकी खेती की, तो आप टोटल कितनी ज़मीन में खेती करते हैं और इस खेत में आपकी क्या क्या चीज़ें लगी हुई है? कुल मिला के हमारे पास 60 एकड़ है, जिसमें 40 जो पाम है वो 40 बीघा में लगा है। नींबू है वो 10 एकड़ में लगा है। फिर अमरूद है वो 5 एकड़ में लगा है। आम के पौधे हैं वो 15 एकड़ में लगा है। ठीक है। फिर सीताफल है जिसको हम कहते हैं वो 2 एकड़ में लगा है। फिर वो इस कुल मिला के ये सब बागवानी ही करते हैं हम। ठीक है, बागवानी करते हैं। तो जैसे आप खेती में आए, खेती से पहले आप क्या करते थे और इस खेती में कैसे, उसके बारे में आप थोड़ा सा। पहले मैं पढ़ाई करता था, पांडुरंग शास्त्री आठवले जी, दादाजी जिसको हम दादाजी कहते हैं, स्वाध्याय परिवार, उसमें मैंने 7 साल का ऋषि कृषि का कोर्स किया है। तो वो कोर्स करने के बाद मैं यहाँ खेती में ही, जो हमारी पापा खेती करते थे, दादा खेती करते थे, तो मैं भी खेती में ही आया। ठीक है। तो अब जैसे आप खेती कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया इतनी सारी बागवानी आप करते हैं, उसमें से आज हम नींबू की खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई आपने इतनी सारी चीज़ों के साथ में नींबू को क्यों सेलेक्ट किया, इसकी खेती में क्यों है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। जब मैं खेती करने के लिए आया तब मेरे पापा, मेरे दादाजी, उनको बागवानी में इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो अब जब कृषि यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी कहते थे कि यहाँ आम के पेड़ नहीं लग सकते। अच्छा। उस वक्त पापा ने आम का बगीचा लगाया था। फिर नींबू का बगीचा भी लगाया था आज 30 साल पहले। तो वो मेरे लहू में ही है कि बागवानी कैसे होती है। मैंने छोटा था तब से मैंने देखा है कि बागवानी कैसे करते हैं और बागवानी में कितना प्रॉफिट रहता है, वो सब मैंने छोटा था तब से देखा है। इसलिए मुझे भी बागवानी में ही इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसलिए फिर हम अमरूद के पौधे लगाए, पाम के पौधे लगाए। फिर नींबू जो पुराना हो गया, फिर नए नींबू लगाना था, तो हमने सोचा कि कौन सी वैरायटी लगाए। इसके हिसाब से फिर हमने ये नींबू के पौधे सिलेक्ट करके ये लगाए। अच्छा। तो टोटल अभी आपके जो नींबू है, नींबू के टोटल कितने पौधे अभी आपके लगे हुए हैं? 2200 पौधे नींबू के लगे हैं। ठीक है। और कितनी ज़मीन में ये 2200 आपके पौधे लगे? 10 एकड़ में। 10 एकड़ में। ठीक है। तो अब जैसे आप ये बताइए कि आपके जो पौधे हैं इनकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी पर आपने पौधे लगा रखे हैं? पौधे हमने जिगजैग में लगाए हैं। अच्छा। 2 लाइन के बीच 15 फीट है। ठीक है। और 2 पौधे के बीच 13 फीट है। ठीक है। मगर पौधे के सामने पौधा नहीं आएगा। ओके। जिगजैग है जी, क्योंकि जब ये पौधा बड़ा होगा तो उसको सूर्य प्रकाश ज़्यादा चाहिए। ओके। तो सूर्य प्रकाश अगर नहीं मिलेगा तो फ्रूटिंग नहीं आएगी अच्छी। ठीक है। इसलिए हमने जिगजैग के हिसाब से 15 बाई 13 पे। अच्छा, 15 बाई 13 पे आपने पौधे तो लगाए हैं, लेकिन पौधे से पौधे को सामने नहीं लगाया, जिगजैग लगाया है। ठीक है। तो उसका सबसे पहले तो ये बताइए, जिगजैग विधि का आइडिया आपके दिमाग में कैसे है कि भाई हमें जिगजैग पौधे अपने लगाने चाहिए, और इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? हाँ, जिगजैग हमने आम के पेड़ लगाए हैं, वो भी जिगजैग के हिसाब से लगाया है। क्योंकि जिगजैग अगर जिगजैग नहीं लगाते तो इसका डिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा, 20 बाई 20 पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर जिगजैग नहीं लगाते तो सूर्य प्रकाश ज़्यादा चाहिए। ओके। नींबू को। तो अगर जिगजैग नहीं लगाते तो फिर वो
लाइन टू लाइन लगाएंगे तो फिर वो एक दूसरे को मिल जाएंगे तो फिर वो फ्रूटिंग नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए घनिष्ठ खेती थोड़ी करनी थी, थोड़े पौधे ज़्यादा लगाने थे, इसलिए हमने उसको जिगजैग के हिसाब से लगाया। एक तो जिगजैग लगाने से ये फायदा हो गया कि आपके पौधे थोड़े ज़्यादा आ गए। ठीक है। उसके बाद जो अपनी सनलाइट आती है तो डायरेक्ट हर प्लांट को मिलेगी। बाकी अगर इस पौधे के सामने पौधा होता तो सिर्फ उस पौधे को लाइट मिलती, इस वाले पौधे नहीं मिलती है। तो अभी जैसे सनलाइट आ रही है तो सभी पौधे को सरीखा सनलाइट मिलता है। ठीक है। तो अभी जैसे आपने 13x15 पे लगाया तो इस हिसाब से लगभग आपके पर एकड़ में पौधे कितने हो जाते हैं? लगभग 225-220 के पास आपके पर एकड़ में पौधे हो जाते हैं। ठीक है। एकड़ में इतने हो जाते हैं जी। तो अभी ये जो वैरायटी आपकी लगी हुई है, ये कौन सी वैरायटी आपने सेलेक्ट की है? ये थाई लेमन है। अच्छा, थाई लेमन जी। वो नींबू जो कागजी देसी नींबू आता है हमारे यहाँ जी, उसका छिलका पतला आता है। अच्छा। और थोड़ा छोटा नींबू रहता है, मगर मार्केट वैल्यू उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। मगर प्रॉब्लम ये है कि नींबू के प्राइस गर्मी के दिनों में ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो वो गर्मी के दिनों में आता नहीं है। ओके। और फिर दूसरा भी प्रॉब्लम है कि वो सूख जाता है जी, डायबैक कहते हैं उसको जी। ऐसे फिर उसके ऊपर जो फ्रूट होता है उसके ऊपर गुंदेरिया करके रोग आता है। अच्छा। फंगस का बहुत प्रॉब्लम रहता है उसमें। अच्छा। ये वैरायटी है वो थोड़ी जंगली टाइप वैरायटी है। अच्छा। इसको नहीं फंगस आता है। वो जो पीली मिट्टी होती है थोड़ी ऐसी मिट्टी, उसमें ही वो लगा सकते हैं। अच्छा। ये काली मिट्टी में भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसको कि कहीं भी लगा दो आप, उसको कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। और गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा फ्रूट आता है। अच्छा। मेन से आपका रीज़न ये है कि गर्मी के दिनों में आपको फ्रूट चाहिए तो इसलिए आपने ये वैरायटी को सिलेक्ट किया है। ठीक है। अब जैसे एक चीज़ बताया, आपने बताया कि आपको गर्मी में ही फ्रूट चाहिए, तो वो क्यों रीज़न है? आपको गर्मी में ही इसका फ्रूट क्यों चाहिए? देखो, नींबू गर्मी में इसका 1200-1500 अभी बिक रहा है। अच्छा। अगर ठंड का मौसम हो या बारिश हो तो ये 200-300 रुपये कागदी भी हो जाएगा। अच्छा। 400 रुपये हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये, 300 रुपये हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये गर्मी के दिनों में आता है और जो उसके ऊपर फ्रूट लगता है, मजदूरी जो खर्च होता है वो बहुत कम लगता है। अच्छा। क्योंकि एक आदमी इसको ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेता है। अच्छा। अगर जो कागदी है जी, वो ऐसे छोटे होते हैं और इतने बंच में नहीं आते जी, इसलिए इसको निकालने में भी मजदूर पूरा दिन करता है तो थोड़ा ही निकाल पाता है। अच्छा। इसलिए वो मजदूरी खर्च भी ज़्यादा आता है और गर्मी के दिनों में वो आता नहीं है। ओके। और ये जो रेट बताई आपने, ये 20 किलो की रेट है? 20 किलो के रेट है। अभी जो आपको इसकी रेट मिल रही है 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक प्रति 20 किलो की रेट मिल रही है। और वो होता है वो आपको 200 से 400 रुपये 20 किलो के हिसाब से इसकी रेट मिलती है। हाँ, मिलती है। ठीक है। एक आप मेरे को इसका फ्रूट दिखाइए, इसका फ्रूट किस तरीके का है, कितना मोटा है, वो थोड़ा सा आप मेरे को दिखाइए। ये जो फ्रूट है, तो इसका ये जो फ्रूट है तो ये इसका वजन लगभग कितना अपना हो जाता है? ये 60 ग्राम के आसपास इसका एवरेज वजन होता है। हाँ, एवरेज वजन है। और उसकी जगह आपका जो लोकल यहाँ का नींबू है, आप 18-20 नींबू लेंगे ना तो 1 किलो हो जाएगा। अच्छा। 18 नींबू ये वाला? हाँ, ये वाला। और उसका लगभग कितना? उतना डबल वो लेना पड़ता है। वो इससे आधे गर्मी के दिनों में वो देसी नींबू है वो इतना ही छोटा होता है जी। हाँ, वो 30-35 नींबू होगा तब 1 किलो होगा। अच्छा। तो इसका मतलब आपको फ्रूट भी कम चाहिए, कम फ्रूट में आपको ज़्यादा वजन मिलेगा। अगर वो नींबू जो कागदी है उसका भाव डबल भी होता है ना जी, तो भी ये प्रॉफिट वाला है। अच्छा। हाँ। तो सबसे मेन चीज़ तो आपने इसको इसीलिए सिलेक्ट किया कि भाई नींबू का सबसे उपयोग ज़्यादा अपने को गर्मी में होता है, तो गर्मी में हम उनको उसका रेट अच्छा मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद लेबर, इसको तोड़ाई में लेबर कम लगती है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपने बताया कि जंगली पौधा है तो उस हिसाब से इसको मतलब फंगस कुछ नहीं आता है, डायबैक नहीं आता है जी, डायबैक भी नहीं आता है। तो ये रीज़न हो गया आपको उसको सिलेक्ट करना। ठीक है। तो अभी आपका ये जो बगीचा है, ये बगीचा आपने कितने टाइम पहले लगाया था, उसके बारे में? पौधे आपके कितने बड़े हो चुके हैं? हाँ, ये मैंने जून महीने 2020 में लगाया था। अच्छा, 2020 में आपको जून महीने में लगाया। हाँ। तो अब जैसे एक चीज़ आप बताइए कि जब आपने अपना बगीचा लगाया तो उस टाइम पे खेत की तैयारी किस तरीके से की, खेत की हकाई जुताई उसके बारे में, और उस टाइम पे आपने कौन कौन सी खाद डाली? हाँ, हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते। ठीक है। सबसे पहले हमने ट्रैक्टर लगा के मार्किंग करके जिगजैग ऐसे लगाकर पौधे की मार्किंग कर दी, खड्डे खोद दिए। ठीक है। फिर जब बारिश हुई तब पौधे लगाए। अच्छा। और केमिकल तो हम DAP या कुछ देते नहीं है जी, हम गाय आधारित खेती करते हैं। अच्छा। इसलिए जीवामृत के आधार पर घन जीवामृत देते हैं, जीवामृत देते हैं। जीवामृत का ऑटोमाइजेशन प्लांट है हमारा, तो उसके हिसाब से जब पानी चलता है तो उसमें जीवामृत आता है। ठीक है। अब जैसे एक चीज़ बताइए, आपने बताया कि हमने भाई जब इसके पौधे लगाए तो इसका लेआउट बनाया, आपने मार्किंग की। हाँ। ठीक है। तो जैसे कि अगर हमें आप डायरेक्ट इसको 13x15 पे लगाते तो इसकी जो मार्किंग है वो आसान हो जाती है। लेकिन जिगजैग पे जब आपने इसके पौधे लगाए तो फिर आपने मार्किंग कैसे की? हाँ, वो जो
डोरी होती जी। है, उसके ऊपर टैप लगा के हमने उसके ऊपर गांठ लगा दी। ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पे 3 गांठ लगा दी, तो 2 आदमी इधर रहेंगे, एक आदमी इधर रहेगा। ठीक है। वो वैसे फिर मुड़ेगा तो 2 आदमी उधर जाएंगे, एक आदमी इधर रहेगा, तो वो इसे जिग-जैग ऐसे होता है। अच्छा, ऐसे इस तरीके से आपने हाँ, इसकी मार्किंग की। ठीक है। तो उस टाइम पे जब आपने गड्ढे खोदे तो गड्ढे खोदने की क्या प्रोसेस रखी, कैसे कितने साइज के गड्ढे खोदे, गड्ढों के बारे में बताइए। हाँ, गड्ढा हमने 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का खोदा था। ठीक है। फिर उसको गर्मी के दिनों में खोद के रखा। जी। फिर जब बारिश हुई तब हमने उसको पौधे को लगाया। पौधे को लगाया। तो उस टाइम पे क्या आपने इसमें गोबर की खाद डाली या नहीं, फिर कुछ नहीं डाला था। कुछ नहीं, सिर्फ मतलब गड्ढा खोद के आपने गर्मी में रख दिया। हाँ। जब अपनी बरसात हुई तो उस टाइम पे आपने पौधे लगा दिया, मिट्टी डाल के वापस हाँ। पौधे लगा दिए। ठीक है। तो पौधे जब लगाते हैं तो उस टाइम पे क्या सावधानी रखते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ। हमने पौधे लगाते पौधे लगाते वक्त हमने ट्राइकोडर्मा दिया था। अच्छा। ट्राइकोडर्मा वीडी आता है जी। जो फंगस कंट्रोल करता है। ठीक तो वो ट्राइकोडर्मा हमने उसको दिया था। तो एक गड्ढे में आपको लगभग उसकी कितनी? वो हमने देसी खाद होता है ना, उसको गंजीवामृत बनाते हैं, फिर उसमें ट्राइकोडर्मा मिक्स कर देते हैं। ठीक है। पहले 1 एकड़ में 1 किलो के हिसाब से हमने वो गोबर का खाद का माप निकाला और उसमें ट्राइकोडर्मा डाल दिया। यानी 1 एकड़ में 1 किलो ट्राइकोडर्मा जाए, इसके हिसाब से हमने फिर डाल दिया। ठीक है, मिक्स कर दिया। गड्ढे में डाला आपने या फिर? नहीं, गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डाल दिया, फिर अपने पौधे लगाए। ठीक है। तो पौधे लगाने के बाद में जैसे एक चीज़ मेरे को मेन इसमें दिखाई दे रही है कि आपका ये जो खेत है, अक्सर हमने जितने भी बगीचे देखे हैं उसमें साफ़ सफाई बिल्कुल क्लीन होती है। हाँ। लेकिन आपका जो बगीचा है इसमें घास पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी खड़ी है। हाँ। तो वो क्यों है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। वो हम गाय आधारित खेती सुभाष पालेकर जी है ना, उनसे हमने सीखा है कि जो ज़मीन है वो हमारी माँ है। अच्छा। तो उसको ढक कर रखना है, आच्छादित रखना है। अच्छा। इसलिए हमने उसकी खपतवार निकालते नहीं है। ओके। जब सीजन पूरी होगी, बारिश होगी, तब फिर हम ट्रैक्टर लगाएंगे, जुताई करेंगे, फिर नया घास उगेगा तो साफ सफाई तब करेंगे। अभी गर्मी के दिनों में अगर इसको हम पूरा निकाल देंगे तो पूरी ज़मीन गर्म हो जाएगी। अच्छा। तो आच्छादित रहने से बैक्टीरिया, वैसी अड़सिया यानी केचुआ, अर्थवर्म, वो सब अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है। जैसे एक चीज़ और बताइए कि अभी जैसे आपकी इतनी सारी घास यहाँ पर खड़ी है, तो इससे एक चीज़ जैसे नॉर्मली देखें तो इसमें से हमें जैसे मच्छर वगैरह भी पैदा होते हैं, तो क्या वो भी आपको नुकसान करते हैं या फिर इसमें मच्छर वगैरह आते हैं इसके होने की वजह से? नहीं, अगर आपका खेत में अच्छी तरह से न्यूट्रिशन है, हम जो जीवाणु देते हैं, तो ज़मीन अगर आपकी हेल्दी है तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। अच्छा। इसके ऊपर हम कोई भी दवाई छिड़कते नहीं है। ओके। उस जीवामृत छिड़कते हैं, कभी कभार ऐसा होता है सूडोमोनास या ऐसा कुछ छिड़कते हैं, मगर ऐसा कोई केमिकल फर्टिलाइजर कोई भी केमिकल हम इसमें छिड़कते नहीं है। ठीक है। क्योंकि कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। नींबू भी देखेंगे तो आप ये एकदम बढ़िया रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसमें आपको कोई बीमारी या फिर ऐसा कोई कीड़ा देखने को मिला है जिसने आपको इसमें परेशान किया हो? हाँ, कीड़ा ऐसा वगैरह आता है, मगर जो हमने साइकिल है कुदरत की। अच्छा। कि कीड़े को जो दूसरा कीड़ा होता है वो खा जाता है। अच्छा। वो इसके अंदर होता है। अच्छा। इसलिए वो कुदरती ही उसका कंट्रोल होता है। ओके। इसलिए हम ऐसा कोई कीड़ा दिखता है तो हम उसके ऊपर दवाई नहीं छिड़क देते। ठीक है। तो जैसे आप बता रहे कि जैसे आप इसमें कोई स्प्रे आप इसमें कोई नहीं करते हैं, आप इसमें कोई दवाई वगैरह नहीं डालते हैं, तो क्या इसी तरीके से आप इसमें कोई फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनका उपयोग करते हैं या फिर आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का भी उपयोग नहीं करते? नहीं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी नहीं और केमिकल पेस्टिसाइड भी नहीं, दोनों का हम उपयोग नहीं करते हैं। ओके। पूरी तरीके से आप इसे नेचुरली करते हैं। ठीक है। अब जैसे एक चीज़ बताइए कि जब आपने अपने पौधे लगा दिए तो पौधे लगाने के लगभग कितने टाइम बाद आपको इसमें इसका फर्स्ट प्रोडक्शन आपको स्टार्ट हो गया? ऐसे तो हमने पौधे लगाए तो 1 साल के बाद ही इसके ऊपर फ्लावरिंग आना शुरू हो गया था, फिर हमने निकाल दिया। ओके। मगर 2 साल के बाद हमने उसका फ्रूटिंग लिया। ओके। चालू हुआ जी। और तीसरे साल जो गत साल था उसमें हमने 2 सवा 2 टन माल निकाला। ठीक है। पूरे बगीचे में से। और इस टाइम अभी आपका प्रोडक्शन कितना हो चुका है? इस सीजन में आपका कितना प्रोडक्शन? हमारा 2.5 टन हो गया। अच्छा। हाँ, अभी तक आ गया। अच्छा। और पूरा प्रोडक्शन आपका कितना हो जाएगा? 4 टन होगा। अच्छा। 8 टन होगा। नहीं, 4 आ गया। हाँ, 4 आ गया, सॉरी, 4 आ गया और 4 आएगा, 4.5 आ गया। ठीक है। 4.5 टन तो अभी तक आपका प्रोडक्शन आ चुका है। आ गया। और 4 टन आपका प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि 8 टन लगभग इस बार आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्शन आया है
तो जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके ये जो पौधा है, अगर हम इस पौधे की बात करें तो ऐसे कुछ पौधे आपके छोटे भी इस बगीचे में देखने को मिले हैं। तो क्या सभी पौधों में से मिला के ये प्रोडक्शन आ रहा है या फिर कुछ पौधे इस नहीं, अभी तो 25-30% पौधे छोटे हैं। अच्छा, हाँ, 25-30% पौधे आपके छोटे हैं। ठीक है, लगभग 1400-1500 पौधों में से आपका ये उत्पादन आ रहा है। तो जैसे ये बताइए, ये जो पौधे हैं, ये पौधे इतने छोटे क्यों रहे हैं? बाकी पौधे तो आपके बड़े। हाँ, वो जो हमने लगाए पौधे, जो गैपिंग आई तो उसके बाद हमने जो पौधे बाद में लगाए वो छोटे हैं। ठीक है, तो क्या रीज़न रहा कि यहाँ का पौधा जो है उसकी मोटिलिटी आई और आपको नया पौधा लगाना पड़ा? हाँ, वो कुदरती ऐसे ही, कभी कभार मजदूर होते हैं, कभी कभार ट्रैक्टर चलाने वाला होता है तो भी वो प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे ऐसे कई बार कोई पौधा, कहेंगे 2200 पौधे लगाए थे तो यही कुछ पौधे से सूख जाते हैं। ओके, मैनेजमेंट की वजह से कभी कभार जब इसकी हगाई जुदाई कर रहे हैं तो तभी जड़ निकल जाती है, या फिर जब लेबर काम करे तो उनके हिसाब से पौधा डैमेज हो जाता है। तो यही इसका रीज़न रहा। क्या और भी कोई नेचुरल ऐसा कोई रीज़न रहा जिसकी वजह से भी आपके पौधों की मोटिलिटी हुई हो? नहीं, ऐसे तो कुदरती ये पौधा ऐसे सूखता नहीं है। अच्छा, कुदरती ऐसे इसकी फंगस बहुत कम आती है। ठीक है, अब जैसे मेन चीज़ आप बताइए कि आपकी यहाँ की खेत की जो मिट्टी है वो मिट्टी किस तरीके की है, आप कौन सी मिट्टी में इसकी खेती कर रहे हैं उसके बारे में भी। हाँ, मिट्टी हमारी 2-3 प्रकार की है। अच्छा। जो हमने नींबू लगाया है, थोड़ी पीली मिट्टी भी है जी, काली मिट्टी भी है, डार्क एकदम काली मिट्टी है, थोड़ी काली थोड़ी पीली मिट्टी मिक्स, ऐसे 3 प्रकार की मिट्टी में नींबू के पौधे लगे। अच्छा, तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको किस टाइप की मिट्टी में इसका मिला है? हाँ, वो काली मिट्टी या थोड़ी काली पीली मिक्स है। वैसे सभी जगह पे प्रोडक्शन अच्छा ही है जी। ऐसा नहीं है कि पीली मिट्टी में ज़्यादा है या इसमें कम है। पौधे पर, सभी पौधों पर फ्रूटिंग एक सरीका ही दिखता है। ठीक है, तो लेकिन जैसे अभी हमारे वहाँ पर अगर हम, हमारे वहाँ की जो काली मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। हाँ, तो उसमें हमारे जो नींबू के पौधे हैं वो बड़ी मुश्किल से चलते हैं। तो क्या आपकी यहाँ की जो मिट्टी है वो भी इतनी ही हार्ड है, या फिर यहाँ की जो जैसे लाल मिट्टी तो सॉफ्ट होती है? हाँ, लाल मिट्टी नॉर्मली सॉफ्ट ही होती है, और जो काली मिट्टी है वो ज़्यादा हार्ड होती है। तो आप उस चीज़ का भी कोई आपको असर देखने को मिला है? हमने जब ये पौधे लगाया उसके पहले 4 साल पहले हमने ये पौधे दूसरे किसानों को भी दिए थे। अच्छा, हम लाए थे तो उनको भी लगाने के लिए दिए थे। तो उन्होंने जो लगाया था वो एकदम हार्ड काली जमीन में लगाए थे जी। तो उसमें भी बढ़िया रिजल्ट था। अच्छा, इस वैरायटी का हाँ? काली मिट्टी में, हार्ड मिट्टी में भी अच्छा रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट था। ठीक है, तो यानी कि इस वैरायटी को लगभग अगर नॉर्मली देखें तो सभी मिट्टी में हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। सिर्फ पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अच्छा, टिकना नहीं चाहिए 2-3 दिन। ठीक है, यही ध्यान रखना है कि हम इसमें जब पानी देते हैं या फिर बरसात का जो पानी आता है वो इसमें रुकना नहीं चाहिए। बाकी हम इसकी खेती कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है पानी की। आप इसमें एक तो पानी किस तरीके से इसमें पानी देते हैं और इसमें सिंचाई की कितने दिन में लगभग ज़रूरत होती है? नींबू गर्मी में आए इसके लिए बारिश जाने के बाद हम इसको 1-1.5 महीना पानी नहीं देते। ठीक है, यानी वो सुसुप्त अवस्था में चला जाए। ठीक है, बाद में उसको हम फ्लड में पानी देते हैं। ठीक है, तो इससे जैसे हमने उसको सुसुप्त अवस्था में पानी दिया तो तुरंत फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है जी। यानी कि जब बरसात खत्म हो जाती है तो उसके 1.5 महीना तक आप इसमें पानी नहीं देते। ठीक है, फिर आप इसमें पानी स्टार्ट करते हैं। पानी देने का आपका क्या तरीका रहता है? पानी उस वक्त जब हम बारिश जाने के बाद 1-1.5 महीना पानी नहीं देते, फिर पानी देने के बाद ठंड शुरू होती है जी। तो उसमें आप महीने तक एक गैप लगा के 1 महीने के बाद पानी देंगे, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद पानी देंगे तो चलेगा। ठीक है, मगर गर्मी के दिनों में इसको 15 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 15 दिन में आपको पानी देना ही देना है। अच्छा, गर्मी में 15 दिन में पानी अपने को देना है। हाँ। और सर्दी में इसको कम पानी चलेगा, और नहीं देंगे तो भी चलेगा। 25 दिन के आसपास पानी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी जैसे मैं एक चीज़ नॉर्मली आपके यहाँ पर देख रहा हूँ कि जिस लाइन में अपन चल रहे हैं ये लाइन तो है आपकी नीची। हाँ। और पौधे के पास वाली जो ज़मीन है उसको आपने ऊपर उठा रखा है। और नॉर्मली हम ये होता है कि जो भी किसान पौधों में पानी देते हैं वो पौधे के पास में पानी देते हैं और आप पौधों को दूर पानी दे रहे हैं। उसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को बताइए, ये रीज़न क्यों है? क्यों आप इसको पौधे से दूर पानी दे रहे हैं? जो पौधे की कैनोपी होती है, ठीक है, वहाँ उसके मूल खाद या जो जीवामृत देते हैं, पानी देते हैं, वो तंतु मूल उसके यहाँ उसकी कैनोपी जो होती है वहीं पर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो पानी या जीवामृत जो देते हैं, न्यूट्रिशन, वो वहाँ से लेते हैं। ठीक है, उसके वहाँ पानी देने से प्रॉब्लम क्या होता है कि वो फंगस भी आती है। ठीक है, और वहाँ जो रूट है वो वहाँ है ही नहीं जिसको पानी चाहिए या खुराक चाहिए, वो यही होता है जी। इसलिए वहाँ तंतु मूल जो होता है वो इसका बाहर की साइड होता है। इसलिए
हम वहाँ पानी नहीं देते उसको। ठीक है, यानी कि वहाँ जो जड़ें हैं उनको वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व नहीं करती है। वो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करने वाली जड़ें हैं वो दूर है। वहाँ सिर्फ वो जड़ें हैं जो पौधे को पकड़ के रखती है, जमीन से अटैच करके रखती है। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको पानी बाहर की तरफ देते हैं। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ और बताइए, आपके जो पौधे हैं इनकी हमारे नॉर्मली जितनी भी बागवानी वाली फसलें हैं सबकी हमें लगभग कैनोपी तैयार करनी होती है, सबकी ट्रेनिंग प्रूनिंग हमें करनी होती है। इसमें आप कटिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग का क्या सिस्टम रहता है, उसके बारे में हाँ, देखो अब ये सीजन समाप्त हो जाएगा महीने के अंदर। ठीक है, इसको हम पूरा नींबू तोड़ लेंगे जी, गर्मी में ही पूरा कर लेंगे। ठीक है, बाद में हम इसको जो नीचे जिसको हम शूटर कहते हैं जी, वो निकलता है, बीच में शूटर निकलते हैं, वो निकालते रहते हैं बीच बीच में, महीने 1.5 महीना 2 महीने में। फिर मजदूर यहाँ जो नीचे जो डाली ज़मीन की ओर जा रही है, जो ज़मीन को छू रही है, बाद में सीजन पूरे होने के बाद हम उसको भी कटिंग कर लेंगे पूरा। ठीक है, उसका राउंड ऐसा शेप बनाएंगे जिससे ज़मीन के जहाँ छुएगी वो उसके ऊपर नींबू नहीं आएंगे। ठीक है, और वो आपको नींबू जब तोड़ते हैं, जब ये पौधा बड़ा होगा तो फिर आपको नींबू वहाँ से निकालना होगा तो अभी वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए हम उसका नीचे से उसका मजदूर झुक कर ले सके नींबू, ऐसा उसको कटिंग करते हैं। ठीक है, ज़मीन को छूने नहीं देते डाली को। ओके, सबसे पहले आपने बताया जैसे इसके शूटर है, यानी कि जो ग्रीन निकलता है शूटर निकल रहे नॉर्मली। हाँ, अभी ये दिखाई दे रही है, देखो उन सभी को तो आप रेगुलर हटाते हैं। हाँ, निकाल। ठीक है, फिर जैसे अपना प्रोडक्शन खत्म हो गया, हार्वेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद आप इसको निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ आप और बताइए कि जैसे आप पहले बता रहे थे कि भाई अपना जो अमरूद है, अमरूद में एक चीज़ होती है कि उसकी जो नई टहनी आएगी हर साल, उसके ऊपर फ्रूट आता है। इसमें आप बता रहे हैं कि इसमें अपनी जो पुरानी ब्रांच हो जाएगी, पुरानी ब्रांच के ऊपर ही फ्रूट आएगा, तो फिर उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए, फ्रूट कहाँ आता है, फिर आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसके बारे में भी। जब आप बारिश जाने के बाद इसको पानी नहीं देते 1-1.5 महीना, तो ये पूरे पत्ते पीले हो गए, आधे गिर जाएंगे। ठीक है, और जैसा ही आप पानी देंगे तो यहाँ 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 इस तरह से देखो ये निकला है, ये निकला है, वहाँ से ये जगह पे से जब पानी देंगे तो पत्ता निकलेगा, उसके साथ तुरंत ही फूल निकलेगा। अच्छा, इसलिए ये पूरा जो पुरानी डाली है वहीं पर ही निकलेगा। ठीक है, नई डाली आएगी जब ये अगले साल पुरानी हो जाएगी तो इसके ऊपर भी फ्रूट आएगा। अच्छा, तो यानी कि इस साल जो टहनी निकली उसके ऊपर फ्रूट नहीं आएगा। हाँ। तो जब जैसे ये जो यहाँ जो ये पक चुकी है, हाँ, इसी के ऊपर फ्रूट आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको पूरा मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप ये बताइए कि आप अपना जो फ्रूट है जैसे इसके ऊपर लगा हुआ है, सबसे मेन चीज़ आती है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि आज हमारा ये जो फ्रूट है इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, ये मैच्योर हो चुका है, हार्वेस्टिंग के लायक है। हाँ। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में हाँ। थोड़ा सा मेरे को बताएं। नींबू में जब कच्चा होता है तो एकदम डार्क ग्रीन होता है। अच्छा, देखो ये नींबू है, ये काला है। अच्छा, एकदम काला है जी। मगर देखो ये नींबू है जी, उसकी लाइट चेंज हो गई जी। तो ये काला नींबू, ये देखो ये फर्क आपको दिखाएगा। तो ये आप गर्मी के दिनों में इसको आप तोड़ लेंगे तो मार्केट प्राइस अच्छा आएगा। अच्छा, और ये है थोड़ा डार्क ग्रीन है जी, तो इसको थोड़ा 1 सप्ताह 10 दिन रखना पड़ेगा। अच्छा, पेड़ के ऊपर। ये जो फ्रूट है ये भी तोड़ने लायक नहीं हुआ है, इस टाइप का जो फ्रूट हो चुका है उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, जैसे उस ब्रांच से अपन तोड़ रहे हैं तो क्या सावधानी रखेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे, वो कहाँ से टूटता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा देखो। नींबू को सिर्फ ऐसे पकड़ के आप ऐसा करेंगे तो टूट जाएगा। अच्छा, अगर तैयार है तो ऐसे तुरंत टूटेगा, अगर कच्चा ज्यादा है तो वो आप ऐसे ऐसे मुड़ोगे तब भी वो नहीं टूटेगा। अच्छा, टहनी के साथ में आएगा। अभी इसको फ्रूट को हमने हाथ लगाया था वो नॉर्मली टूट जाता है, और ये टहनी साथ में आएगी, कच्चा ज्यादा रहेगा तो। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। अपना जो फ्रूटिंग जो हार्वेस्टिंग के लायक हो चुका है वो ऑटोमेटिक हाथ में आ जाएगा, और जो अभी तक पका नहीं है उसको उसकी साथ में आएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और भी कोई सावधानी हम इसमें रखते हैं इसकी हार्वेस्टिंग के टाइम पे, या फिर और क्या चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए? नींबू में ये वेराइटी में तो हम दूसरा कुछ ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई फंगस वगैरह कुछ आता नहीं है। जब आप कागदी लगाते हैं तो उसको बहुत आपको स्प्रे लगाना पड़ता है 15 दिन महीने में, उसके ऊपर आपको ब्लू कॉपर या केमिकल फंगस के लिए आपको लगाना ही पड़ता है। अच्छा। मगर ये जो वैरायटी है इसके अंदर हम कोई ऐसे एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे आपकी अगर हम हार्वेस्टिंग पे फिर बात करें तो अभी जैसे आज आपकी हार्वेस्टिंग यहाँ पर खेत में चल रही है। हाँ। तो एक बार जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो एक दिन में लगभग कितना आपका प्रोडक्शन, कितना फ्रूट एक दिन में निकल रहा है? हाँ। ऐसे तो फ्रूट ज़्यादा तैयार है, मगर हम ज़्यादा फ्रूट मार्केट में बेच देंगे तो फिर प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, इसलिए हम हर रोज़ 10 मन यानी कि 10 मन यानी 2 क्विंटल के हिसाब से तोड़ते हैं। तो मजदूर हम ऐसे 1-2 लगाते हैं तो वो
तोड़ लेते। तो कितने आपको लेबर अभी चाहिए? हाँ 2 ही लेबर होता है, सुबह में नहीं थे, अभी दोपहर को 2 लगाए तो वो तोड़ लेंगे। तोड़ लेंगे। हाँ। तो जैसे आप बता रहे हैं कि भाई हम इसको सिर्फ एक मैनेज करके चलते हैं, हाँ। कि अपना सिर्फ एक रेगुलर रूटीन में उतना ही प्रोडक्शन आना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे आज आपकी हार्वेस्टिंग हुई, हाँ। तो आज के बाद फिर आप हार्वेस्टिंग कब करेंगे? रोज ही करते हैं हम। अच्छा, रोज रेगुलर? अभी गर्मी में रोज ही करते हैं, रोज ही हार्वेस्टिंग चलता है, रोज ही मार्केट। ठीक है, तो ये जो सीजन आपकी रही, ये इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपकी कब स्टार्ट हुई थी? हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग तीसरे महीने में चालू हुई थी। अच्छा, मार्च के महीने में आपकी मार्च स्टार्टिंग में, या फिर मार्च स्टार्टिंग में चालू हो गई? मार्च स्टार्टिंग में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। तो अभी लास्ट तक ये कब तक आपकी चलेगी हार्वेस्टिंग? ये तो अभी छोटे छोटे फ्रूट भी है, बहुत कम रहेंगे, मगर हमारा जो 95% तो ये 5वां महीना पूरा होते ही मई में खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। मार्च स्टार्टिंग से लेकर मई एंड तक आपका जो हार्वेस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक चीज़ आप बता रहे थे कि भाई अपना जो फ्रूट है, अपने को गर्मी का सीज़न है, उसी गर्मी के सीज़न में ही अपने को फ्रूट चाहिए, इसलिए आपने इस वैरायटी का सिलेक्शन किया। तो इस टाइम पे आपका जो मार्केट है, मार्केट का कंपटीशन किस तरीके का रहता है फ्रूट आने का, वो थोड़ा आप मेरे को। हाँ, नींबू में कागदी जो आता है मार्केट में, तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा, मगर जब हम ये लेके जाते हैं तो मार्केट में हम 10 दिन ले जाते हैं, तो 1-2 दिन में कागदी वाले आते हैं। अच्छा, क्योंकि कागदी में माल ही नहीं है जी, इसलिए ये मार्केट में हम जैसे ही ले जाते हैं मार्केट में चला ही जाता है। अच्छा, तो यानी कि इसका कंपटीशन भी मार्केट में अभी गर्मी के सीजन में नहीं है? हाँ, नहीं है। दूसरी वैरायटी इसकी डिमांड, अरे नींबू की डिमांड ही इतनी होती है गर्मी में जी, कि आप नींबू लेके जाओ तो तुरंत। जी, नॉर्मली मार्केट में नींबू गर्मी में कहीं दिखता नहीं है। तो जो सोडा शिकंजी वाले हैं, तो उनके वहाँ इसकी डिमांड अच्छी रहती है। ठीक है, आपका इसका मार्केट कहाँ रहता है? आप इसको सेल कहाँ करते हैं? कहाँ आपको लेके जाना पड़ता है? हाँ, मार्केट के लिए हमारा तहसील है करजन, नज़दीक में ही। अच्छा, 7-8 किलोमीटर पे। ठीक है, वहाँ जाते हैं, और माल थोड़ा ज़्यादा होता है तो बीच बीच में हम बड़ौदा भी ले जाते हैं। अच्छा, वह भी अच्छी तरह का यही भाव प्राइस रहता है। ठीक है। फिर जैसे एक चीज़ बताइए, आप अभी जैसे यहाँ पर आपने हार्वेस्ट किया अपना फ्रूट, या हार्वेस्ट होने के बाद में क्या प्रोसेस रहती है जब तक आप मार्केट में लेके जाते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। हाँ, इसको हार्वेस्ट करके हम उसको कैरेट के अंदर रख देते हैं, और उसमें इथरल करके पाउच आता है जी, और 5 किलो के हिसाब से एक पाउच उसमें रखते हैं। ठीक है, और उसको पूरा ढक देते हैं। ठीक है, और एक रात रख कर फिर उसको सुबह में निकाल देते हैं। ठीक है, और जो इथरल है वो गवर्नमेंट अप्रूवल है, इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्यों रखना पड़ता है? वो जो थोड़ा ये जो कलर है ना, वो थोड़ा पीला हो जाएगा। अच्छा, इसलिए वो इथरल उसको हम रखते हैं, इस तरह के पाउच रखते हैं। जी, जैसे पहले अपन कार्बाइड रखते थे। हाँ, वो तो बहुत ही बुरा है, वो तो एक खराब चीज है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जैसे अभी पपीता की जो फार्मिंग करते हैं, वो भी इसको यूज करते हैं। तो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको यूज कैसे करते हैं, उसका यूज करने का क्या तरीका है? उसे कैरेट में 20 किलो नींबू आता है। ठीक है, तो उसमें जो पाउच होते हैं उसको 2-3 सेकंड भिगो कर पानी में एक कैरेट में 4 पाउच रख देना। सिर्फ रखना है, उसको रखना ही है बस, फाड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, वही गर्मी पैदा करता है। अच्छा, फिर उसका सिर्फ कलर अपने ये पीला टाइप लाइट कलर हो जाएगा, येलो हो जाएगा, वो सेल करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उसको जैसे मतलब जैसे अभी हमारे लोग ये वीडियो देखेंगे, लोगों के दिमाग में आता है कि भाई आप ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ बता रहे हो, क्या वो चीज़ गलत है या फिर सही है, या फिर उसको यूज करना चाहिए? नहीं, इथरल पाउच आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैंगो, पपीता, जो बड़े बड़े रैपिंग चैम्बर होते हैं, उसमें वो अप्रूवल है, उसमें ही पक कराते हैं। बनाना फार्मिंग भी करते हैं। हाँ, बनाना में मैंने देखा है कई जगह पे इथरल के जो लिक्विड होता है उसमें भिगो कर फिर रखते हैं, फिर यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं, तो फिर वहाँ जाके पक जाते हैं। मगर वो अच्छी बात नहीं है, इथरल में भिगोना नहीं चाहिए। इथरल के पाउच में आप रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम, वो सिर्फ गैस बनाता है, उसकी गैस से पकता है बस, तो वो उसको हार्म नहीं करता है। अगर उसको अंदर डालेंगे तो वो इथरल लिक्विड आता है, उसमें आप भिगो कर रखेंगे तो प्रॉब्लम है। अच्छा, वो नहीं करना चाहिए, वो गलत चीज है। सिर्फ उसकी गैस बनाते हैं तो वो वही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने काफ़ी सारी जानकारी हमारे किसान भाइयों को नींबू की फार्मिंग के बारे में दे दी है। लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई किसान चाहता है कि भाई मैं नींबू की खेती करना चाहता हूँ, तो आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने अनुभव से किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, नींबू की खेती बहुत ही अच्छी खेती है। हमारे यहाँ डुक्कर, नीलगाय, बंदर, वो उनका प्रॉब्लम बहुत है। तो अमरूद लगा दे तो वो खा जाते हैं, मैंगो के आम लगाया तो उसको भी तोड़ देते हैं। नींबू की खेती ऐसी है कि जिसको कोई बिगाड़ता नहीं है। डुक्कर हो, नीलगाय हो या बंदर हो,
तो किसी से इसको नुकसान नहीं है। अच्छा। अगर आम को आपको तोड़ना है, अमरूद को आपको तोड़ना है, तो वो पक जाने के बाद इसको आपको धीरे से तोड़ना पड़ेगा, नहीं कर वो नीचे गिरेगा तो भी वो डैमेज है। आम भी गिर गया तो फिर वो पकता नहीं है, वो बिगड़ जाता है। ओके। नींबू में वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और नींबू समझो कि अमरूद पक गया तो उसको तोड़ना ही पड़ता है। हाँ। आम भी है, अभी अभी तैयार हो गया तो उसको तोड़ना ही पड़ता है। हाँ। इसको अगर आपको काम है, मजदूर नहीं है, तो 2-3 दिन आप वेट कर सकते हैं। जी। इसलिए इसके बहुत सारे फायदे हैं किसान के। और गर्मी के दिनों में वेराइटी आती है तो उसका प्राइस भी अच्छा रहता है, इसलिए नींबू की खेती बहुत ही बढ़िया है। अच्छा। तो जैसे आपने ये जो फ्रूट जब आप इसके पौधे लगाए तो इसके आपने पौधे कहाँ से लिए थे, कहाँ से इसको पौधे मिले, उसके बारे में? हाँ, हम अहमदाबाद नर्सरी है वो सुनील भाई करके, उनके पास से पौधे मंगवाए थे। अच्छा। हाँ, श्रीनाथ नर्सरी जी, उनके पास से पौधे लिए थे। अच्छा। जब आपने उनसे पौधे लिए तो उनका उसके पौधे लेने के बाद में क्या सिस्टम रहता है? जैसे कोई नॉलेज की सपोर्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर चाहिए तो? हाँ, नॉलेज वगैरह तो हम किसान हैं और सालों से खेती करते हैं, इसलिए इसके लिए नॉलेज तो कोई ऐसे मायने नहीं रखता है। वो सुनील भाई अक्सर फ़ोन करते रहते हैं, मगर ऐसे कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है। तो आपने नींबू की खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को जो जानकारी दी और आपने जो टाइम दिया उसके लिए हमारे किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम जो नींबू है उसकी फार्मिंग कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी फार्मिंग से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।